आप सभी ने सुना होगा पुनर्मुष्को भवा, यानी फिर से चूहा बन जा। जो थोड़ा सा सनातन को जानते हैं, सनातन के इतिहास को जानते हैं या सनातन में रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे ये प्रसंग क्यों। लेकिन लिखने वाले को भी नहीं पता था कि दरअसल ये प्रसंग एक दिन चुनावी मुद्दा बन जाएगा। भानुप्रतापपुर की चुनावी लड़ाई में बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। कौन चूहा, कौन बाघ, कौन सामंत, चुनावी लड़ाई में दिग्गजों का यह नया मंत्र सुर्खियों में है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने चारामा आमसभा में सीएम भूपेश बघेल पर तंज करते हुए चूहे और बाघ की कहानी सुना दी। जवाब में सीएम ने कहा कि रमन सिंह की दरअसल सोच सामंती है। दूसरे नेताओं ने भी अपने अपने रिएक्शन इसी तरह से दिए। महाराज जी से गंगा जल हाथ मिलिस और देश के भगवा बन जा भाई। पंचतंत्र की कहानी भी राजनीति का मंत्र बन सकती है। बच्चों की कहानियों के भी सियासी इस्तेमाल का हुनर नेताओं को खास बनाता है। जी हां, यह सबके बस की बात नहीं। बचपन में सुनी चूहे और बाघ की कहानी कभी चुनावी स्लोगन बन सकती है, ये कौन सोच सकता था। लेकिन भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ऐसा हो रहा है। खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने जनता को यह कहानी सुनाई और इसका सियासी मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि चूहा अब बाघ बन रहा है, लेकिन वोट का गंगा जल छिड़ककर उससे फिर चूहा बनाना है। ये मुसवा की हालत ऐसे होगी, बगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूटा थे और तुम्ही तुहरे वोट नहीं से जिन कमंडल में जल छिड़क के बोला मुसवाले बगवा बना दो। अब चुनाव आने वाला है 5 तारीख के। हाथ में गंगा जल लेके बटन कमल के बटन दबाओ और बोलो पुनः मुस्का भरो, ये बगवल फिर मुसवा बन गई। पक्की बात है, ताली बजा के दोनों हाथ समर्थन करिए। यह बताने की जरूरत नहीं कि रमन सिंह का निशाना किस पर है। उनके बयान पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आ गई है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूपेश बघेल ने रमन सिंह की सोच को सामंती करार दिया। रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। मंत्री अमरजीत भगत ने भी रमन सिंह के बाघ चूहे वाले बयान पर पलटवार किया। भगत ने कहा कि 15 सालों तक जिसने जनता की मलाई खाई है, उस पर ही चर्बी चढ़ी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में बाघ और चूहे की एंट्री से बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। चुनावी दंगल में ना जाने अभी और क्या क्या सुनने को मिलेगा। ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो पंचतंत्र से सियासी तंत्र, बाघ, चूहे और शेर की कहानी, बाघ, चूहे और ऋषि की कहानी आपने जानी ही है। ऋषि का वरदान किसी को बाघ बना देता है, फिर उससे चूहा बनने के लिए कहना पड़ता है, इस तरह का प्रसंग। और यहीं से दरअसल शुरुआत हुई। कथा, कहानी, लोकोक्ति, मुहावरे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं नेता, देखिए। घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के मेहमान भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तिवारी साहब, स्वागत के साथ सवाल ये कि अब किस्से कहानियों के जरिए हमलावर है बीजेपी। जवाब सीएम साहब की तरफ से भी आया कि दरअसल ये सोच ही सामंती है। आपका रिएक्शन, फिर सवाल। देखिए ललित जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा और उसको ध्यान रखना भी राजनीतिक व्यक्तियों का प्रथम कर्तव्य होता है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के आइकॉन सदस्य, और जिस प्रकार से 15 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, चूहा उनको कहा। पिछले दिनों आपको याद होगा ललित जी, जब पूर्व प्रभारी छत्तीसगढ़ डी पुरंदेश्वरी जी छत्तीसगढ़ आती है, अपने कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर थूक देंगे तो वो उड़ जाएंगे। तो राजनीति में ऐसी बातें और इन शब्दों का उपयोग मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उचित होता है। और मुझे याद आता है कबीर जी का वो दोहा कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव।
तो ऐसे शब्दों से घाव पैदा होने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता। और डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर इस प्रकार की टिप्पणी, ये उनकी हताशा, उनकी निराशा, और जिस प्रकार से बेबुनियाद मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये उसका कहीं ना कहीं निचोड़ और खींच दिखाई पड़ती है। और इसके लिए मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जनता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के आइकॉन के साथ साथ माटी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं। उन्हें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके लिज्जित करना, मुझे नहीं लगता कि हाँ तिवारी साहब, लेकिन ये जो सियासत की परिपाटी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कांग्रेस के नेताओं का भी उसमें नाम है, छत्तीसगढ़ से जुड़े नेताओं का नाम है, आपके कांग्रेस के बाहर के नेताओं का नाम है। ये तो परिपाटी बन गई है दोनों तरफ से। नहीं ललित जी, परिपाटी छत्तीसगढ़ में तो मैंने कभी नहीं सुनी कि कांग्रेस के किसी नेता ने किसी प्रकार के बिलो द बेल्ट भाषा का उपयोग किया होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, मैंने पहले ही कहा, होनी ही चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा भी अपनी एक सीमा रखती है, चाहे वो किसी भी दल से हो। मैं ऐसा नहीं है कि आज रमन सिंह जी ने कहा है तो मैं इन बातों को सीना चौड़ा करके कह रहा हूं। मर्यादा हर किसी को रखने की आवश्यकता है। लेकिन जब एक वरिष्ठ राजनेता, 15 साल के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी, अगर वो इन शब्दों का उपयोग एक वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के लिए, माटी पुत्र मुख्यमंत्री के लिए अगर उपयोग करते हैं, तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना होता है, न कि उनको, उनकी पूरी पार्टी को। पुरेंदेश्वरी जी ने बयान दिया, क्या हुआ? नगरीय निकाय के पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और यही गलती आज रमन सिंह जी फिर से कर रहे हैं। हम तो उनकी दीर्घायु उम्र की कामना करते हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, परंतु एक छत्तीसगढ़ियों के प्रति उनकी जो दुर्भावना है, एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के प्रति जो उनकी दुर्भावना है, वो उनके शब्दों के माध्यम से परिलक्षित होती है। जी जी जी। चलिए, राजीव चक्रवर्ती साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता। राजीव जी, स्वागत के साथ सवाल ये कि दरअसल शब्दों की मर्यादा लांघने के आरोप आपकी पार्टी पर ही सबसे ज्यादा क्यों? एक जवाब यह भी आया है कि सामंती सोच रखते हैं रमन सिंह जी, प्लीज। नहीं, कभी नहीं रखते कोई सामंती सोच तो सामंती पार्टी सोचती है, जो लगातार भारत पे सत्ता पे रही, और वो सोचती है कि अरे आप तो हिसाब से कोई पार्टी, अरे चक्रवर्ती साहब, आप तो सामंतों का जखीरा ले आए हैं वहां से। नहीं, मौत का सौदागर किसने कहा? किस पार्टी के मुखिया ने कहा जी? हम तो, बल्कि कोई अपशब्द कहता है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। अगर हमारी भोपाल की सांसद जी ने कुछ कहा था तो उनको प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से फटकारा और कहा कि ये अक्षम्य है। लेकिन मौत का सौदागर का कोई जवाब नहीं आया, चाय बेचने वाले का कोई जवाब नहीं आया, और तो और बोको हराम से संघ की तुलना करना, उसका कोई, सिर्फ कोर्ट में जब इनको लोग घसीटते हैं तब वो माफी मांग लेते हैं दूर से। लेकिन शब्दों की मर्यादा अगर कोई लांघती है तो इस देश में 65 वर्ष तक शासन करने वाले, ये दुखदाई है जी। तो ये शब्दों की मर्यादा, हम तो अनुशासन दल के पार्टी है। इसी वजह से दरअसल सवाल ज्यादा खड़े होते हैं ना आपके पास। बंसीलाल महतो ही रहे हैं, उन्होंने कहा बार बालाओं का डांस देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की लड़कियों को लेकर एक कमेंट किया गया था। ऐसे बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे शब्द याद दिलाए। सुर्पणखा आपने सुना होगा, गूंगी गुड़िया आपने सुना होगा, इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने सुना होगा। ये सब भी तो पब्लिक डोमेन में है चक्रवर्ती साहब। नहीं, ये सब देखिए, ये जो बीती बातें हैं, बंशीलाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस हास्य परिप्रेक्ष्य में बोला था। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर कोई अवहेलना करती है, गरीबों की हंसी उड़ाती, अभी देख लीजिए ना, प्रेम साय सिंह जी ने कहा था कि सड़कों में गड्ढा होना चाहिए, दुर्घटनाएं ना हो। तो ये सब बातें जनता भूलती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ की परिपाटी, हमारी संस्कृति को बिल्कुल मानती है, और ये मानती है कि राजनीति की शुचिता होनी चाहिए, राजनीति में अनुशासन रहना चाहिए, और हम उस सिद्धांत को लेकर चलते हैं। अगर बीच में किसी का कोई ऐसा होता है तो बिल्कुल पार्टी लेवल पर उसे बुलाकर फटकारा जाता है। बल्कि मैं तो आपको याद दिला दूं
कि भरी सभा में कांग्रेस के नेता ने कहा था कि अटल जी के कितने बाप है, उनके कितने नाम है, उनके पिताजी का नाम बताइए। तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया था रमेश बैसी को जितवा कर। तो शब्दों की मर्यादा का बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं, अनुशासन को बिल्कुल ध्यान रखते हैं, और हम चाहते हैं कि राजनीति सिद्धांतों पर हो, राजनीति नीति पर हो, राजनीति की अपने अनुशासन और मर्यादाएं रहे, और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती कि 100% उस अनुशासन का पालन जी हो, जी उन मर्यादाओं चलिए का अनुशासन पे थोड़ा हटते हैं अनुशासन से। अनुशासन की बात आएगी तो फिर उत्तर भारत की तरफ जाना पड़ेगा। सवाल मेरा ये भी राजीव जी, आप कह रहे हैं मुद्दों की कमी नहीं है, लोग परेशान हैं, बावजूद इसके आपको चूहे और बाघ की कहानी सुनानी क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए मुद्दा तो है और हम तो मुद्दे को बताना पड़ेगा जनता को। जनता से फिर अभी आज नया मुद्दा मिला है, रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार। वो जो महिला बाल विकास विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट बांटी जा रही है, और नहीं बांटने से जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर ब्लेम लग रहा है, उनके सुपरवाइजर पर ब्लेम लग रहा है। तो चाहे जो पोषण के तत्व से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, सड़क पर भ्रष्टाचार करती है, शराबबंदी का वादा करके शराब की नदी बहाने का, तो ये सब जनता देख रही है। तो हमें तो बताना, जनता से भी शराबबंदी को लेकर एक सवाल आपसे रहेगा। शराबबंदी को लेकर चक्रवर्ती साहब आपसे एक सवाल रहेगा। राजू तिवारी साहब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, सवाल बहुत सारे हो गए उनके मन में शायद। जी तिवारी साहब प्लीज। ललित जी, पूरे बातों का लब्बोलवाब यही है, रमन सिंह जी के बातों पर, उनके शब्दों पर किसी प्रकार की टिप्पणी राजीव जी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो उनके शब्दों को, वो उनकी भाषा को सही बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप मैंने कहा ना, लगाना कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और जिन बातों का, जिन शब्दों का पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया, मैं इस बात को कह सकता हूं, ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के बड़े बोल, बड़ी बातें, अपमानित करने वाले शब्दों का कोई स्थान नहीं है। पुरेंदेश्वरी जी के शब्दों का क्या मायने निकला, मैंने आपको पिछले समय बताया है। आज वही चीज फिर से निकलकर सामने आ रही। आप मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरिए, आप सरकार का विरोध करिए, योजनाओं में जहां गलतियां हैं आप उसका विरोध करिए ना, कहीं दिक्कत नहीं है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष जो है वो सोशल मीडिया के ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनल में भाषणबाजी पर, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपके जैसा प्रवक्ता ना तिवारी साहब, आपके जैसा प्रवक्ता मार फैक्ट के साथ बैठा हुआ है, ये दिखा रहा है कि विपक्ष एक्टिव है जमीन पर। तिवारी साहब देखिए, अगर ये एक्टिव होते तो जो आरोप आज ये 4 साल में लगा रहे हैं, कोई भी आरोप को इन्होंने सिद्ध किया बताइए क्या? ये आरोप लगाते हैं गोबर खरीदी पर, ये आरोप लगाते हैं धान खरीदी पर, धान खुद बेचने खड़े हो जाते हैं समूचे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और कहते हैं पैसा नहीं मिला, पैसा भी यही डकार जाते हैं। तो मेरा कहने का विषय यह है, आज जो विषय है शब्दों की मर्यादा, मैंने कहा कबीर जी के उस दोहे को हर किसी को याद रखने की आवश्यकता है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो घाव जिससे हो उन शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और हम इस बात की अपेक्षा करते हैं उन वरिष्ठ नेताओं से जिनसे लोगों को राजनीति में सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर वो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए और छत्तीसगढ़ियों के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आइकन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़िया है मुख्यमंत्री भूपेश। आप इन शब्दों का मायने आपको जनता से भुगतना पड़ेगा। समूची भारतीय जनता पार्टी को इन शब्दों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। जी, शब्दों और घाव की बात आपने कही, दोहे का भी आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छी बात है, सभी को सुनना चाहिए, सही बात है। कांग्रेस के भी कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ प्रवक्ता जिन्होंने पहले संघर्ष किया, अब सरकार है उनकी, वो भी कई बार ये भूल जाते हैं अपने संघर्ष के दिनों को, और घाव वाले पोर्शन पर फोकस नहीं रख पाते हैं। कांग्रेस के हैं कुछ, नाम लेने की जरूरत नहीं। तिवारी साहब, शराबबंदी और आदिवासी आरक्षण, क्या ये आपके गले की फांस बन गया है अगर मुद्दे की बात की जाए तो? देखिए ललित जी, आदिवासी आरक्षण का जो दोहन और आदिवासी आरक्षण की जो कमियां निकल कर आई है, जिसका भुगतान आज आदिवासी समाज भोग रहा है, उसके प्रमुख कारण है भारतीय जनता पार्टी। 2012 में न्यायालय में प्रक्रिया थी, 18 तक ये सरकार में नहीं, इन्होंने कोई दलील पेश नहीं की। और मैं आपको कह सकता हूं, जो इनकी गलतियों का खामियाजा आदिवासी समाज भुगत रहा है, उसका अधिकार हम दिला कर रहे हैं। 2 दिवसीय हमने सत्र बुलवाया है, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। हाँ। हमको जहां तक जाना पड़े,
हम वहां तक जाएंगे, लेकिन आदिवासियों का अधिकार। लेकिन जनता की अदालत में दिक्कत ये हो गई तिवारी साहब के 34 सुनिए ना, सर्व आदिवासी समाज से ललित जी, आपने 34 दो लोग प्रश्न हैं उस किए। मैदान में। आपने 2 सवाल किए। जी। शराबबंदी के विषय पर बात करूं। हाँ। ये शराबबंदी हमारी घोषणा पत्र का आधार है, और शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं हो सकता। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था जैसी हो सकती है, जिन राज्यों में बंद है वहां पर हमारे दल जो कमेटियां हैं वो सर्वे कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी शराब को लेकर आरोप तो लगाती है, लेकिन जब सर्वदलीय समिति बनती है तो एक भी सदस्य का नाम नहीं देती, क्योंकि इन्हें शराबबंदी के विषय पर मतलब नहीं, इन्हें मतलब है शराब पर राजनीति। आ रहे हैं चक्रवर्ती साहब आ रहे हैं। हमारा संकल्प है, हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। 36 वायदे हमने किए हैं, 30 से अधिक वायदे हमने पूरे किए और आगे भी करेंगे। और जिन्होंने शराब का ठेका सरकारीकरण किया वो शराब पर बात कर रहे हैं, शराब गढ़ बनाया। चलिए, आपने जैसे ही शराब की बात की, तक शराब बेचा है। आपकी शराब की बात करते ही मुस्कुराने लगे राजीव चक्रवर्ती। उनके तर्कों को भी सुना जाए। जी चक्रवर्ती साहब, शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजीव जी राजनीति है कि शराबबंदी के लिए ये आते नहीं है। अरे भाई, शराबबंदी की घोषणा पत्र आपने की है, और ये जो समिति बना दी आपने, तो वो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम एक हम समिति बनाएंगे, नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया था, और आप शराब हमने समितियां बनाई हैं। आप एक सदस्य तो दीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं ना शराब की समितियां सरकारी। शराब पर पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियां तय करे। मध्य प्रदेश में आपकी नीति अलग होती है, छत्तीसगढ़ में आपकी नीति अलग होती है, देश में अलग नीतियां होती है। पहले आप नीति तो तय करें। हाँ, गली गली में ठेके, घर टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं महिलाओं के। गली गली में ठेके का जब आपने जिक्र किया, आपकी ही सरकार के दौरान पंजाब चंडीगढ़ जैसे राज्यों को हराकर शराब की खपत में छत्तीसगढ़ अव्वल बना है चक्रवर्ती साहब। नहीं, वो बना ना। देखिए, मुद्दा है कि शराबबंदी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा हम शराबबंदी करेंगे, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कांग्रेस को मैंडेट दिया। आज ये कहते हैं कि भाजपा नहीं है समिति में, इसलिए हम बैठे हुए। आप हमारे लिए बैठे हुए हैं शराबबंदी करने के लिए, और उस कमेटी में रहेंगे। आप करेंगे कि आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं हो सकती। अगर सर्वदलीय समिति बनाकर शराब जैसी सामाजिक बुराई को अगर दूर करने की बात होती है, तो आपको एक सदस्य का नाम देने में क्या तकलीफ है कांग्रेस भाई? पार्टी ने शराबबंदी खाली टीवी में आरोप लगाना ही मतलब आपका उद्देश्य है, मतलब और पूरी जनता के कमेटियां लगातार काम कर रही है। हम अन्य राज्यों की समीक्षा कर रहे हैं। 100 से अधिक दुकानें हमने बंद कर दी है। लगातार सरकार इसके लिए झूठ की चिंतित है। बात अगर कोई करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, और इस फरेब झूठ का महिलाएं जवाब देगी 2023 के चुनाव में। आपको बहुत आनंद आता है राजू साहब कि हमने तो वादा किया, आप झूठला दिए, नोटबंदी करने की। ठीक है, चलिए एक बड़ा सवाल, जब आदिवासी हम दरअसल चूहे और बाघ से शुरू हुए थे, चूहे और बाघ से शुरू हुए थे, फिलहाल हम मुद्दों पर हैं। सवाल ये भी बार बार चक्रवर्ती साहब उठता है कि 12 से 18 6 साल पर्याप्त होते हैं। आपने कभी यह नहीं बताया कि आपकी तरफ से दरअसल कितने वजन से आदिवासी आरक्षण की बात रखी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल रखी गई, बहुत शानदार निर्णय दी गई, और उस समय आदिवासी समाज उद्वेलित नहीं था, उद्वेलित आज है। जब 4 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कोर्ट में कौन सा संज्ञान लिया, कौन से पैनल्स ऑफ लॉयर्स लगाए, वो जनता जानना चाहती है। आज जब हार गई तो कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर्स हायर किए हैं। आज जब आदिवासी लामबंद है, वर्ग संघर्ष कर रहा है, रायपुर की ओर कूच कर रहे हैं, तब इनको ध्यान आ रहा है, क्योंकि ये छल कपट के लोग हैं। इनके नीति और नियत में संदेह है, ये लोगों के साथ भ्रम करते हैं, ये धोखा करने वाली पार्टी के लोग हैं, इसीलिए इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आज जब आदिवासी लामबंद है और दुखी है, द्रवित है, तब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में दलील नहीं। अरे 4 साल भारतीय जनता पार्टी थी, आपकी पार्टी थी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जिन्हें अभी चेयरमैन बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, खांडे साहब, अदालत में शायद पिटीशन उन्होंने ही दायर किया था आरक्षण के लिए। एक तरफ आरक्षण दे दो, आरक्षण घटवा लो अपने खास के द्वारा। तो ये क्या चल रहा है? नहीं, ये चल रहा है आदिवासी साल समाज के जब को भी सब आंकड़े, पता है। अभी भी चक्रवर्ती साहब, अभी भी जब हम साल की गणना करेंगे उसमें आपके आंकड़े भारी हैं। 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, पर 6 साल आप रहे हैं। आदिवासी अभी उद्वेलित हुआ, आदिवासी फैसले के बाद नाराज हुआ। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज तिवारी साहब। ललित जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आदिवासियों के हक की लड़ाई कांग्रेस पूर्व में भी लड़ती रही है। आज जब इनकी गलतियों की वजह से उनका हक छीना गया, ये लड़ाई हम आगे भी लड़ रहे हैं। और न कि सदन में, हम सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस के सभी सांसद, आदिवासी विधायक अपने 1 माह की पगार
सुप्रीम कोर्ट की लगने वाले खर्च में हमने दिया है। कहने का आशा यह है कि कांग्रेस किसी भी रूप में आदिवासियों के छीने गए अधिकार को दिलाकर रहेगी। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जरूरत उन लोगों की है जिनकी गलतियों का खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है। ये ढकोसला इनका आदिवासी समझ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। बाघ चूहे की बात, सामंती सोच की बात, इन सब पर लगातार चर्चा चलती रहेगी। अभी भानु प्रतापपुर है, भानु प्रतापपुर के बाद 2023 है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सवाल किए, हालांकि बहुत सारे सवाल बच भी गए। शुरुआत मैंने आपको कहा था, ऋषि कहता है पुनर्मुष्को भवा। इसी तरह से मुद्दे हैं। जब आप लोग किसी मुद्दे को हवा नहीं देते हैं तो वो चूहा हो जाता है, लेकिन जब आप किसी मुद्दे को हवा देने लगते हैं तो वो बाघ हो जाता है। फिर राजनेता ऋषि के रूप में आता है और कहता है पुनर्मुष्को भवा, वो फिर उसे चूहे में तब्दील कर देता है। इन सब के बीच, इस चूहे के बीच, इस बाघ के बीच, इस सामंती सोच के बीच आपको अपने मुद्दे नहीं भूलने हैं। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।